और आज व्यूअर्स वोटिंग चल रही है 5वें चरण की 49 सीटों पर मतदान इस वक्त चल रहा है। दबादब वोटिंग हो रही है, बढ़िया है। और इसके साथ ही आपको बता दूं आज 429 सीटों पर वोट पूरा हो जाएगा। बचेंगी 100 केवल 14 सीटें 25 जून 1 मई को 25 मई और 1 जून वाली। इसके अलावा 429 सीटों पर मतदान पूरा। और अब आज जो है हम हिसाब किताब लगाएंगे सारी पार्टियों का, कहां पहुंचे हैं सब लोग। और बहुत इंटरेस्टिंग सीटों पर आज, बड़ी सीटों पर आज हो रहा है इलेक्शन, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे लगातार आपके सामने। मेहमान हमारे साथ कहानी कुर्सी के मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ चुके हैं सेट पर, राहुल महाजन साहब मौजूद हैं हमारे साथ, समीर चौगांवकर साहब मौजूद। सर बहुत स्वागत है आप सभी का। वोटिंग बढ़िया चल रही है। पहले तो सुबह एक अपडेट सुबह का हम लोग ले लें। और यूपी की 14 है, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल में 7, उड़ीसा में 5, बिहार में 5, झारखंड 3, लद्दाख की सीट और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर आज वोटिंग होने जा रही है। अच्छा, सब लोग अभी तो अमेठी रायबरेली के बारे में ज़्यादा जानना चाह रहे होंगे आप लोग भी, तो मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ। आज सुबह की तस्वीर है। राहुल गांधी जी रायबरेली में वैसे तो बूथ पर भी जा रहे हैं आज। इससे पहले तो मैंने कभी नहीं देखा उनको एक काम करते हुए, लेकिन आज वो गए बूथ पर। और इसके अलावा वो आज हनुमान मंदिर में जाकर के प्रणाम करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए भी गए हैं। चलिए, मंदिर जाना भी अच्छी बात है, सुबह जाना ही चाहिए। और सीट उनकी क्या कुछ हिल रही है क्या कि आज बूथ पर भी जा रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं? बात करेंगे हम लोग इसके बारे में भी। अमेठी रायबरेली, इसके अलावा कैसरगंज वाली सीट भी है, बृजभूषण शरण सिंह के बेटे जहां चुनाव लड़ रहे हैं। लखनऊ वाली सीट भी है, राजनाथ जी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो महाराष्ट्र में मुंबई की सारी सीटों पर आज चुनाव हो जाएगा। महाराष्ट्र के साथ पूरा हो जाएगा इलेक्शन। शरद पवार साहब का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आज आपको सुनाएंगे। शरद पवार जी ये कह रहे हैं कि मोदी जी सबसे ज्यादा प्रचार कर रहे हैं इस इलेक्शन में, इससे आप समझ लीजिए क्या हाल है। और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में इस बार 50-50 का मामला है, वैसा एक तरफा मामला नहीं है जैसा पिछली बार 2019 में हो गया था। राहुल गांधी पर भी वो बोलेंगे भी राहुल गांधी का मजाक क्यों उड़ाते हैं प्रधानमंत्री, युवा नौजवान है, नई पीढ़ी को आगे आने देना चाहिए, उनका मजाक प्रधानमंत्री ना उड़ाया करे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तेजस्वी यादव ने एक स्टेटमेंट दिया है कि 300 पार हम हो गए, मतलब विपक्ष जो है 300 पार हो गया। विपक्ष अगर 300 पार हो गया तो मतलब मोदी जी तो 125-150 पर आ गए बकौल तेजस्वी यादव। उसकी भी हम लोग बात करेंगे। और आज जो इलेक्शन 49 सीटों पर चल रहा है, आज आपको बहुत ध्यान से प्रोग्राम देखना पड़ेगा। 49 मिनट 49 सीटें, एक एक करके हम लगातार आपको इन सीटों का हाल, हमारे एक्सपर्ट्स एक एक सीट के बारे में जानते हैं, वो हम आपको बताते चलेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग अमेठी रायबरेली की बात कर लेते हैं। रायबरेली की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी की तस्वीर मैंने आपको दिखाई रायबरेली में। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, रायबरेली आज वोटिंग चल रही है, राहुल गांधी जी मंदिर भी गए। देखिए, रायबरेली जो गांधी परिवार का गढ़ कहकर एक तरह से हम लोग सब जानते हैं, लेकिन इतनी आसान सीट रही नहीं है। जब सोनिया जी का जीत का अंतर आधा रह गया तो राहुल जी के लिए उतनी आसानी नहीं होगी। लेकिन जो मैंने पहले भी कहा था, और जो पार्टी के भीतर की मुश्किलें हैं भारतीय जनता पार्टी की, एक तो वो, दूसरा कहीं न कहीं एक चीज़ भारतीय जनता पार्टी को चाहिए थी। यहाँ कोई सेलिब्रिटी कैंडिडेट, कोई बड़ा प्रत्याशी, जो रायबरेली के लोग, जिनको एहसास होता, जैसे रायबरेली के लोग कहते हैं ना कि भाई हम तो गांधी परिवार को वोट करते हैं। सर जरा वो तो ठीक है, एक बार जरा तस्वीर देख करके बोल लीजिए। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देखिए इनके लिए संकट बड़ा है, इसलिए वो संकट मोचन के यहाँ गए हैं, समझिए इसको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी थोड़ी सी रणनीति बनानी चाहिए थी। और राहुल जी, जैसे अभी शरद पवार जी के हवाले से आपने कहा कि मोदी जी बड़ा मेहनत कर रहे हैं, तो मोदी जी तो अपनी पैदाइश से कब मेहनत नहीं कर रहे हैं भाई। संघ के प्रचारक के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन के तौर पर, फिर गुजरात के प्रभारी के तौर पर, फिर मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अहमदाबाद के चुनाव से लेकर राज्य का चुनाव, फिर केशु भाई के पीछे पीछे, शंकर वघेला के पीछे पीछे, फिर अपनी ताकत से लगातार तो प्रचार ऐसे करते हैं। लेकिन पूरा करने दीजिए इसे। राहुल जी को ऐसे प्रचार करते हुए कब आपने देखा? नहीं, मैंने तो बूथ पे जाते देखा ही नहीं। इतनी मेहनत करते कब आपने देखा था? अरे अब ये भी मत कहिए कि इतनी भी मेहनत नहीं की है। मेहनत नहीं, आज के दिन एक्टिव है। थोड़ी मेहनत तो किया है, ये तो मानिए। इस बार थोड़ी मेहनत तो, आप देखिए मोदी जी से तो उनका मुकाबला है नहीं, ये तो मतलब क्लैरिटी है, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है समीर जी का किस्सा आ गया। हाँ, इसके आगे कुछ नहीं। समीर जी का किस्सा 2019 का रागी साहब, प्रोफेसर साहब आ चुके हैं। सर प्रोफेसर स्वागत आपका भी। 2019 का बड़ा मजेदार किस्सा है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे और अमेठी में राहुल गांधी से पूछा गया कि अमित शाह का जिक्र हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि पूरा बूथ मैनेजमेंट देख रहे हैं, वो बूथ वर्कर्स की बैठक लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सारे बूथ अध्यक्षों का उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर 3 बार सम्मेलन बुलाया। क्या आपने उत्तर प्रदेश के अपने बूथ वालों से बात की? अमेठी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप उत्तर प्रदेश में सीट जीतना चाहते हैं, उस समय राहुल गांधी अमेठी से उम्मीदवार थे। राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट उस पत्रकार से कहा था कि बूथ देखना मेरा काम नहीं है, यह जिला अध्यक्ष का काम है, ये स्थानीय संगठन देखता है।
मेरा काम देश भर की पार्टी को देखना है, मैं बूथ से बात नहीं करता हूं। ये राहुल गांधी का 2019 का ऑफिशियल स्टेटमेंट था। अब क्या बदल गया 5 साल में? अब तो आज 5 साल में राहुल गांधी को समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय अमित शाह जो संगठन के प्रभारी हैं रहे थे, वो जानते हैं कि बूथ का ताकत क्या होती है, बूथ से कैसे वोट कन्वर्ट होते हैं। ठीक है सर। अब भारतीय जनता पार्टी की इस ताकत को राहुल गांधी को लगता लेकिन है, राहुल जी को आप मैं आगे बूथ बता पे रहे हैं ना, जाऊंगा तो वोट कन्वर्ट आगे कर बताया पाऊंगा। था आपने भी राहुल गांधी को अपनी बिल्कुल। सीट पर, आपने भी आगे बताया था राहुल गांधी को, एज बताया था। प्रोफेसर साहब, हनुमान जी के मंदिर, राहुल जी ये तो इनकी नकली पूजा है, क्या है? नकली पूजा। अरे यार, आप कभी संतुष्ट नहीं होते उनसे। क्या नहीं, कह रहे हैं? देखिए- नकली पूजा बता रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति अमेरिका में जाकर के हिंदू समाज और हिंदू धर्म का अपमान करे, जो केरला में जाकर के चर्च के एक पादरी से हिंदू समाज का अपमान बर्दाश्त करे, मैं उसे हिंदू मानता ही नहीं हूँ। दूसरी बात, पिता का गोत्र और दादाजी का गोत्र, उस परंपरा से भी मैं उनको हिंदू नहीं मानता हूँ। एक मिनट बस मुझे धैर्य रखे, थोड़ा सुनिए। अच्छा, ठीक। आपको बड़ा कष्ट होने लगता है राहुल गांधी पे बात करते मुझे हुए। सर 49 सीटें करनी है आज। बस नहीं, लेकिन मैं एक लाइन सौरभ जी का बोल तो रहा ये है कि शायद राहुल जी इनको भी इंटरव्यू दें तो बता हूं। नहीं चुके नहीं, हैं ये। एक लाइन सिर्फ इसलिए बताऊं, वो गांधी सरनेम और हिंदू नाम इसलिए रखते हैं ताकि भारत की राजनीति में वो कम से कम उपयुक्त बने रहें, कम से कम रेलेवेंट बने रहें, इसलिए वो रखते ये देखिए हैं। बूथ पर अब नई तस्वीरें आई हैं, बूथ पर जाकर लोगों से बात कर रहे हैं राहुल जी। नहीं, मुश्किल तो है ही। मैंने तो पहले भी बोला था कि जो रायबरेली है वहाँ पे मुश्किल है, जिस तरह के समीकरण वहाँ बने हुए हैं। ऐसा नहीं होगा कि राहुल गांधी के लिए बिल्कुल केक वॉक है इस बार रायबरेली। और उनको वो यही कारण था कि अगर आप देखें, प्रियंका गांधी लगातार वहाँ पे लगी हुई थी और प्रियंका गांधी राहुल गांधी के बिहाफ पर लगातार वहाँ प्रचार भी कर रही थी, लोगों से भी मिल रही थी। और ये कोशिशें आपको साफ दिख रहा था। सोनिया गांधी ने जिस तरह की इमोशनल अपील जो है राहुल गांधी के लिए की कि अपना बेटा मैं सौंप रही हूँ, आपको ये निराश नहीं करेगा, तो उस तरह की अपील का भी यही आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मुश्किलें हैं जिसको लेकर बच्चे को भी दुलार कर लिया। सौरभ जी देखिए, ये जो राहुल जी कह रहे हैं ना, बेटा मैं सौंप रही हूँ, ये कहने की नौबत ही तभी आई, घर टूट गया है, अब हम छोड़ के जा रहे हैं, बचा लो संभाल लो, ये नौबत आती है। मुश्किल है उनके लिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी, ऐसा नहीं अमित शाह ने सारी कोशिशें की हैं, लेकिन थोड़ी और गणित ठीक अरे कर चलिए लेते, सर, राहुल आप गांधी अमित वहां जी, से आप आगे आगे बढ़िए, बढ़े। सौरभ जी, आगे ये बढ़िए। भाषा क्या है? मैं बेटा सौंप रही हूँ, आपकी कोई ये पैतृक संपत्ति है क्या भाई, कि सिटिंग बाप सांसद रिटायर है, कर दे? सिटिंग सांसद। सिटिंग सांसद का मतलब नहीं है। ये क्या हुआ कि ये हमारे पुरखों की संपत्ति है, हमने अपने वारिस को ये किया। इमोशनल अपील है सर। नहीं, कोई और के कोई बहुत बड़ा मेहनती किसी कार्यकर्ता को जा करके दे देते। आपको संसदीय क्षेत्र ही सौंपना है, हाँ। तो उन जिन लोगों ने कठोर परिश्रम किया है उनको क्यों नहीं? अच्छा, ये आपने अपनी पैतृक संपत्ति कैसे समझ लिया है लोकतंत्र अच्छा में? चलिए सर, बात हो गई रायबरेली की। तस्वीर दिखाते हैं राहुल जी की, इंटरेस्टिंग तस्वीर है ये। अमेठी स्मृति ईरानी क्लियर। नहीं, अमेठी में मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन है, लेकिन अभी रिपोर्ट सुबह मैंने तो से कुछ दो सुनी है लोगों टक्कर ने वाली। 2 रिपोर्ट जो आई है, मैं इसको टीवी पर बोलता हूं, स्मृति ईरानी भी सुन रही हो तो अपने लोगों को जरा सतर्क करें। अमेठी में बूथों पर पैसा बहुत बांटा जा रहा है, बहुत जमकर बांटा जा रहा है। मुझे सुबह एक सज्जन ने, जाहिर है वो स्मृति ईरानी के समर्थक हैं, उन्होंने कहा कि स्मृति जी जीत रही हैं, लेकिन जिस तरह से पैसा चल रहा है वो मैनेजमेंट देखना चाहिए। पूरी ताकत झोंकी है कांग्रेस ने, कोई कमी नहीं कर। मैनेजमेंट में कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल गई। नहीं, मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? नहीं, दो हर चीजें तरीके हैं। का मैनेजमेंट। अब आप जब प्रतिष्ठा लगी है, सब रायबरेली अमेठी में कांग्रेस के सारे नेता वहीं टूट पड़े हैं, तो जाहिर है कि पैसा भी तो उधर ही जाएगा ना। फिर भी इज्जत का सवाल। जी आगे। स्मृति ईरानी जीत राहुल जी, रही, स्मृति मुझे जी। कोई भ्रम नहीं। देखिए, मुश्किल है, तभी ये सारी सूचनाएं भी आ रही हैं। देखिए, जब हम कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो ईवीएम की बात बार बार इसलिए उठाती है क्योंकि उसे हार की आशंका है, तो किस पे ठीकरा फोड़ेंगे। तो यहाँ पर भी जब आप कहते हो कि पैसा चल रहा है, भाई सरकार आपकी यूपी में, पुलिस आपकी यूपी में, अब फिर पैसा चल जाए यूपी में, सही बात है, सही ये बात तो है। थोड़ा अजीब हो जाएगा। नहीं, वो तो कुछ भी अच्छा, होगा, मैं तो जो हारेगा, जीतेगा वही मैं होगा। फिर जरा राहुल गांधी की बात करूंगा, आप नाराज मत होइएगा। बॉडी लैंग्वेज भी तो देखिए राहुल गांधी की, जेब में हाथ डाले एकदम स्वैग के साथ ये एकदम। बात बताइए, राहुल गांधी कब ऐसे बॉडी लैंग्वेज में नहीं होते? वो हमेशा, आप 70 के दशक में, 60-70 के दशक में यंग एंग्री मैन वाला आप जो तस्वीर हुआ करती थी फिल्म में हम देखते थे, पूरी दुनिया बदल दें।
एक पुलिस ऑफिसर आता था और सारे विलेन को मार करके नाक मुंह, और वो निहत्था मार करके नाक मुंह तोड़ देता था। वही लगभग भूमिका राहुल गांधी की भारतीय राजनीति में है। वो हर जगह आते हैं तो जैसे लगता है कि जैसे मैचोमैन कहलाता है। हम तो जानते नहीं क्या उसका स्पेलिंग हम नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन उसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते हैं। हम बहुत गांव के देसी बोरा छाप कॉन्वेंट से पढ़े हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब भी वो आते हैं उसी तेवर से वो बात करते हैं। उनको लगता है कि हम गाली गलौज की भाषा से, हम बड़े तेवर वाली भाषा से, हम नरेंद्र मोदी तुमको बता देंगे, हम अमित शाह तुमको बता। हाँ, अमित शाह को ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं। उनको डर लगता है कि अमित शाह अगले दिन कहीं इधर उधर न कर दें। अमित शाह से वो ऐसी भाषा में वो बात नहीं करते हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं। एनीवे, नरेंद्र मोदी शायद उनके लिए बहुत सॉफ्ट टारगेट लगते होंगे, लेकिन उनकी राजनीति की भाषा यही है जो उनके तबके के लोग या उनके लोग जो हैं, और नरेंद्र मोदी से हेट करने वाले लोग भारतीय राजनीति में बहुत हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, उनको वो पसंद आते हैं। उनमें उनको नायकत्व का चेहरा दिखता है। लेकिन आम जनता जो है, जो गरीब गुरबा है, जिसे नरेंद्र मोदी की राजनीति ने और उनकी नीतियों ने सम्मान दिया है, उनको डिग्निटी दी है, उनको टॉयलेट दिया है, उनको नल दिया है, उनके घर में जो है वो ईंधन दिया है, वो आदमी इससे इस राहुल गांधी के, लेकिन करता राहुल गांधी का कोई बड़ा दावा नहीं आया अभी हाल फिलहाल में, जैसे वो कहते हैं ना भाई, राहुल गांधी बहुत दावे कर रहे हैं। बाय। राहुल गांधी लगातार दावे करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी 180 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएंगी, भारतीय जनता पार्टी 120 सीटें जीत पाएंगी। नहीं, लेकिन मैं हैरान राहुल करने गांधी वाली सबके दावे कर रहे पार्टी हैं अंदर भारतीय राजनीति में, लेकिन अपनी पार्टी का नहीं बता रहे कि क्या तीसरी बार कांग्रेस विपक्ष का नेता बनने लायक सीटें ले पाएगी। जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के युवराज की जितनी उम्र है उतनी सीटें नहीं मिलेगी, उसका भी काउंटर राहुल गांधी ने किया। नहीं किया तो राहुल गांधी को मुझे लगता है इस बात को दावा आया है कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 79 जीतेंगे। वो अखिलेश का अखिलेश का राहुल ने उस पर सहमति जताई है, जिस सभा में ये लोग बोल नहीं पाए थे। इतने उद्दंड, इतने उच्छृंखल समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता थे कि माइक वाइक सब तोड़ दिया। और कमाल की बात यह है कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का तंत्र है उसको साझा कर रहा है कि हमारे नेता सभा में बोल नहीं पाए, इतनी भीड़ हो गई, जबकि उसका प्रभाव प्रयागराज की दोनों सीटों पर इलाहाबाद फूलपुर में उल्टा पड़ रहा है। एक तो वो कोई परेड ग्राउंड या केपी ग्राउंड नहीं था, वो पणिला में सभा थी। पणिला महादेव वैसे भी सकरा स्थान है, उतनी जगह वहां है नहीं। तो मुझे लगता है कि दोनों ही चीजें, जब वो कहते हैं 80 में से 79 हम जीत रहे हैं, एक क्यूटो नहीं जीत रहे हैं। काशी को क्यूटो बोलते हो, क्यूट लगते हैं वैसे, क्यूटो है लेकिन ठीक है। तो वो फिर तुरंत समझ में आ जाता है कि दरअसल किसको बोला? राहुल गांधी को क्यूट बोला, अखिलेश को बोला क्यूट? नहीं, लगते दोनों ही हैं, दोनों क्यूट हैं। थोड़ा बचपना दिखता है। इनको नहीं कहेंगे आप कुछ है? नहीं नहीं, ये बताया नहीं कि बहुत सारे लोग दोनों को अमूल बेबी भी बोलते हैं। अमूल बेबी मतलब मैंने सही गाय का दूध न पीने वाले गबरू जवान की तरफ, लेकिन वो अमूल हम लोग भी पिए हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग के समय तो नहीं था, हम लोगों के बच्चे पी करके बड़े। सर चलिए, अब मैं रेलगाड़ी दौड़ा रहा हूं, जब जल्दी सीटें एक एक करके हो सकता है एक सीट पर सब लोग हम कमेंट ना कर पाएं। इंडिया गठबंधन का आप हश्र क्या है, इसको आप महाराष्ट्र में शरद पवार के स्टेटमेंट से सुन सकते हैं। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में हम लोग 50% सीटें जीत रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनको पता है कि 40 सीटों में से वो मुश्किल से 5-6 सीटें जीत रहे हैं, यानी कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन बहुत अच्छा काम कर रहा है। चलिए सर, अब जरा जल्दी सीटें। कैसरगंज पर बृजभूषण शरण सिंह के बेटे हर्षवर्धन जी, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत अच्छी मार्जिन, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी। लेकिन कल बड़ा स्टेटमेंट इंटरेस्टिंग दिया उन्होंने, कहा मैं अपनों से भी लड़ रहा हूँ और विपक्षी पार्टियों से भी लड़ रहा हूँ। मतलब कहने का तात्पर्य था कि मतलब भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग हैं जो मुझे हराना चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कहा कि कैसरगंज में तो बृजभूषण सिंह का ही सत्ता चलता है। चलिए 14 सीटें मैं टिक करता जा रहा हूं। कैसरगंज आप बोल रहे हैं भाजपा, ठीक है। गोंडा में भी कोई कंफ्यूजन नहीं, भारतीय जनता पार्टी। गोंडा कौन है वहां पे? कीर्तिवर्धन, तो दिक्कत नहीं, वहां भी दिक्कत नहीं। लखनऊ में राजनाथ सिंह सवाल लखनऊ में तो बहुत अच्छी जीत हो। बाराबंकी में भी कोई समस्या नहीं, आप ये कोई पूछिए कि समस्या कहाँ है। देखिए, इसको एक लाइन में बोल लेता हूं, फिर आप सीटें गिनिएगा। 14 में 13 भाजपा के पास थी, आज भी उसी स्थिति में होती हुई दिख रही है। एक रायबरेली छोड़ के बाकी सीटों। चलिए ठीक है। फैजाबाद
रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे। हालांकि लल्लू सिंह जी फैजाबाद मतलब अयोध्या हो गया, अयोध्या हो गया, अयोध्या हो लेकिन गया। सीट फैजाबाद है, सीट फैजाबाद। हाँ, लेकिन वहां पर बताते हैं ऐसा नहीं कि सपा जो है अरे नहीं कोई घर बैठी दूर दूर है। तक लड़ाई नहीं है। सपा ने बहुत अच्छा उम्मीदवार ना दिया ना था। कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं, हम लोग यहीं से बैठ के सबको अच्छा उम्मीदवार मान लेते 7 हैं। बार का विधायक है अरे साहब, भाई ऐसा 7 नहीं है बार कि- का विधायक तो एक तो जगह का है ना, थोड़ी हो रही है उसकी, वो अच्छे वोट लेके एक जाएगा, जगह ढाई से का 3 है लाख ना। वोट। राम मंदिर वहां बना हुआ है, पूरे अयोध्या कायाकल्प हो गया। आप कह रहे हैं एक जमानत विधायक जब्त जीत होना लेगा। चाहिए, इसमें तो जमानत जब्त हो जाना नहीं चाहिए, नहीं तब सब बिल्कुल कुछ हो गया अयोध्या में। नहीं हो सकता जमानत है जब्त हो जाए उसकी। ऐसा हो सकता है, आप ठीक कह रहे हैं, इसकी ये बात संभावना भी कम ठीक लग रही है कि है। जमानत ये जब्त ये हो ठीक जाए। है। लेकिन दलित वोट बैंक जो दलित वहाँ की उम्मीदवार है, रिपोर्ट और है, अच्छा वोट लेके जाएगा मेरे वो। पास जो कुछ यूनिवर्सिटी से गए हुए लोग जो वहाँ पर अभी 4-5 दिन से डेरा डाले हुए हैं, उनका कहना है भारतीय जनता पार्टी कम से कम 1 लाख के मतों से जीतेगी वहाँ पे। अयोध्या में। पिछली बार 60,000 का अंतर था जीत और हार का, इस बार कम से कम 1 लाख मतों से भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत रही है। जी ठीक है। मोहनलालगंज, मोहनलालगंज भी भारतीय जनता पार्टी की सीट है। भारतीय जनता, आपको कोई सीट नजर आ रही है जो फंसी हुई नहीं, है? उत्तर प्रदेश में मुझे रायबरेली लग रहा है कि रायबरेली में जो फंसेगी। है वो फंसेगी सीट। दूसरा मुझे लगता है कि इस बार जो स्मृति ईरानी की सीट है उसमें भी जो है कंपटीशन दिखाई देता है, पर मुझे लगता है स्मृति ईरानी निकाल लेंगी, लेकिन रायबरेली है वो कांग्रेस निकालती है। ठीक है। अच्छा, इस बार जो है बुंदेलखंड की सीटें भी जा रही हैं, झांसी, हमीरपुर, बांदा, बांदा, झांसी, हमीरपुर, तीनों क्लियर है। तीनों सबसे भारतीय अमीर जनता पार्टी। प्रत्याशी है झांसी के, तो सबसे हमीरपुर अमीर में थोड़ा प्रत्याशी सा है। मुकाबला है। हमीरपुर दूसरी वजहों से चर्चा में है, जातीय संघर्ष भी वहां है, लेकिन बाकी तीनों सीटों पर और कोई आपकी ऐसा- कौशाम्बी सीट? कौशाम्बी सीट, हाँ ये आपने अच्छा याद दिलाया। सबसे कठिन और कॉम्प्लेक्स सीट हो कौशाम्बी चुकी है। रघुराज प्रताप सिंह ने समर्थन दिया नहीं दिया, उनके बेती वाले महल पे आके संजीव बालियान और विनोद सोनकर मिले, फिर उसके बाद उन्होंने कह दिया कि अपनी मन मर्जी से जहां चाहते हो। जनसत्ता दल के जो लोग हैं, जो रघुराज प्रताप के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। बीच में अफवाह आ गई कि जो समाजवादी पार्टी से विधानसभा लड़े थे गुलशन यादव, उन्होंने विनोद सोनकर से हाथ मिला लिया क्योंकि उनकी राजा से दुश्मनी चलती है। अब कुल मिलाकर इस सीट का समीकरण बिल्कुल जिसको कहते हैं कि कठिन हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक और ये मुश्किल सीट होती दिखी। कौशाम्बी में दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है, क्योंकि जिस तरह के तेवर राजा भैया ने दिखाए हैं उसके बाद वहाँ पर जो है समीकरण काफ़ी बदले हुए हैं, और हर्षवर्धन जी ने भी उसको पूरी तरह एक्सप्लेन भी कर दिया है कि वहाँ पर ये पता नहीं चल रहा है कौन किसका साथ देगा। तो ऐसे में जो सीट है वो मुश्किल में। हाँ सर। देखिए ये हम लोग ये मान करके चलते हैं कि किसी एक के कह देने से वो पूरा का पूरा वहाँ का सारा समीकरण बदल जाता है। मुझे ऐसा होता हुआ वहाँ पर नहीं दिख रहा है। ये और बात है कि कम से कम 25-30 हज़ार वोट जो है वो राजा भैया प्रभावित कर सकते हैं, इससे ज़्यादा उनको प्रभावित करने की क्षमता नहीं है उस इलाके में भी। और ऐसे में भी इसमें नहीं है, देखिए 2 विधायक उसके मैं एक फिर बार बोल ले, आपसे एक कह बार रहा बोल हूं ले। कि 25-30 हज़ार वोटों को वो प्रभावित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जीत को नहीं वहां decide कर हरा देंगे, मुझे ऐसे नहीं लगता। अच्छा, इस भूमिका में है भी क्या वो कि नहीं, हराना नहीं, चाहते देखिए पहली बात तो ये कि रघुराज प्रताप सिंह वैसे भी 2 सीट जीतते थे, तब भी 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के विनोद सोनकर सांसद हो रहे, यानी वो दोनों सीटें जो कुंडा और बाबागंज थी वो थी। लेकिन इस बार चूंकि समीकरण से पहले, इसको हम कहते हैं चुनाव से पहले उनका टिकट नहीं आया। पहले कहा गया कि टिकट बदलेगा, कई और नाम चलते रहे, फिर आया कि रघुराज प्रताप के साथ भारतीय जनता पार्टी बातचीत कर रही है, वो शायद अपना प्रत्याशी उतार देंगे और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो लड़ेगा। उसके बाद ये सब हुआ। फिर अनुप्रिया पटेल जिस तरह से जाकर वहां भाषण करती हैं कि रानी के पेट से अब राजा पैदा नहीं होता है, फिर रघुराज जवाब देते हैं कि ईवीएम से जो पैदा होता है वो राजा नहीं होता, वो सेवक होता है, ये ना भूले। तो एनडीए वाले अनुप्रिया पटेल ने क्यों पोक किया राजा भैया को? अब ये सवाल हैं, ये सारे सवाल हैं जिसकी वजह से वहां कई तरह के संघर्ष बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को एज है, रघुराज प्रताप ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम हरा जिता देंगे, वरना विनोद सोनकर कभी वहां सांसद होते नहीं, लेकिन फिर भी वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बड़ी। लेकिन मुझे लग रहा है आप राजनाथ सिंह जी की कोई बात मुझे सुबह बता रहे थे ना अभी। हाँ, राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट अमर उजाला अखबार को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने जिक्र करा है कि गरीबों के आधार पर आरक्षण का जिक्र करा है, वो बहुत चर्चा में चल रहा है। गरीबी गरीबी को आधार मानना चाहिए आरक्षण का, या गरीबों को हम आरक्षण के समय ध्यान रखेंगे, इस तरह का उनको कोई पेपर में बयान है जो बहुत ज्यादा चर्चा में इस समय चल रहा है सोशल मीडिया पे। कि सर जैसे हम लोग जैसे आम बोलचाल में कहते हैं पड़ी लकड़ी क्यों ले रहे हैं, आरक्षण पर काय क्यों बोलना है? और वो उसके बाद नड्डा जी ने भी बयान दे दिया। अब नड्डा जी ने एक और बयान हम मंदिर के मामले में पढ़ने नहीं वाले, काशी मथुरा के मामले काशी में मथुरा में मंदिर बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं। बीजेपी का हमारा कोई इरादा नहीं है, स्पष्ट बोल दिया। तो जबकि जब योगी ये आदित्यनाथ बयान आ रहे जिक्र हैं कर रहे चुनावों हैं। के दौरान, तो आप सोच सकते हैं किस तरह की चीजें होंगी। मतलब कोई जरूरत नहीं है इन बातों की नहीं, जो हो रही है लेकिन इस मुझे लगता है कि अगर कोई बीजेपी सवाल के ये लिहाज कहेगा से। तो जाहिर है कि वो तो यही कि उनकी नहीं, स्टैंडिंग तो यही है ना कि क्यों कानूनी आप रास्ते से हम बताइए, जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था इस मामले में? नहीं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता मैंने पार्टी कहा ना, तो या तो दोनों उनका तरह से स्टैंड बात भारतीय करती जनता है। पार्टी का स्टैंड है,
या जो है नड्डा जी का स्टैंड, अच्छा भारतीय चलिए जनता पार्टी का सर, स्टैंड। अच्छा कौशाम्बी हो गया, इसके अलावा फतेहपुर की एक सीट है। फतेहपुर किस रीजन में आया? फतेहपुर बगल का हुआ, कानपुर और इलाहाबाद के बीच का फतेहपुर हुआ, अच्छा कौशाम्बी के बगल में। चलिए साहब, बिहार पर बढ़ते हैं। 5 ही सीटें बिहार की। सबसे पहले जो सबसे इस वक्त टॉक्ड अबाउट सीट है सारण। रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही है, लालू यादव जी की बेटी, उनके सामने राजीव प्रताप रूडी। भले ही लड़ रही है लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। राजीव प्रताप रूडी वहां से जीतेंगे। राजीव प्रताप रूडी जीतेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि जिसको लेकर हम लोगों ने आलोचना की थी कि रोहिणी आचार्य को सम्राट चौधरी ने बड़ा खराब बयान दे दिया था कि उनके पिता किडनी लेकर टिकट दे रहे हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य की कैंपेन में यही सबसे बड़ा हिस्सा रहा कि लालू जी को हमने किडनी दी है, और वो सारण में उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है, राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में जा रहा है। प्रोफेसर साहब, सारण मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निकाल लेगी। थोड़ा मतों का अंतर कम हो सकता है रोहिणी के आने से, लेकिन जिस प्रकार का सामाजिक समीकरण वहाँ पर है, सवर्णों का, फिर ओबीसी का, नॉन यादव ओबीसी का और दलितों का, उसमें मुझे लगता है कोई मुश्किल नहीं वो होने अपील वाला नहीं है। लालू यादव जी की बेटी में, मतलब उस सेंस में कि भाई मुझे नहीं लगता कोई है। स्टार अपील नहीं है। मुझे नहीं लगता। लेकिन नहीं। विधानसभा में 4 सीटें आरजेडी की, वहां पर हाँ, दो ये बीजेपी एक की है, है। ये पॉइंट वहां पे है। विधानसभा में 4 सीटें देखिए, आरजेडी की है, तो बिहार- ऐसा आरजेडी मैं बहुत आपको फिर आसान आपको नहीं है वहां बताता पर। हूं। आरजेडी का भी मैं फिर आपको बता रहा और हूं लालू कि प्रसाद ने बिहार सारण में- सीट सुनी है, तो मैं कुछ आधार पे सुनी होगी कि बेटी हारे नहीं चुनाव, exactly. समीकरण मैं आपको- सेट करके उन्होंने उस सीट बेटी को दी मैं होगी। फिर आपको बता रहा हूं कि बिहार में जब विधानसभा का चुनाव था, उस समय की स्थिति बिल्कुल अलग थी, और उस समय कहीं न कहीं एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश के गठबंधन के खिलाफ एक प्रकार का एक रोष पैदा था कहीं न कहीं जाकर के। वो रोष जो है वो आज के दिन में इस बार वो मुद्दा नहीं खत्म सर, हो जल्दी रहा से है। मुझे ब्रेक लेना, उससे पहले 5 ही सीटें तो कर लेते हैं चर्चा। हाजीपुर से चिराग पासवान है, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल। हो नहीं श्री सकती। चंद्रराम भी आगे अच्छे सीटें कैंडिडेट हैं। पशुपति पारस इस सीट को चाहते थे, उसके बाद ये सारी बातें हुई थी। भाई नेचुरली उनके रामविलास जी के बाद पहला चुनाव हो रहा है ना? हाँ, बिल्कुल, रामविलास पासवान जी के बाद का चुनाव है। जो दूसरा वहाँ पे फैक्टर चल रहा है वो बाहरी और वहाँ के लोकल वाला फैक्टर चल रहा है, जो विपक्षी गठबंधन का शायद कोई जो उम्मीदवार है वो वहाँ का ही लोकल उम्मीदवार है। चिराग तो उस कहाँ से तरह की बाहरी हो चीजें- जाएंगे उस लेकिन? तरह की बातें वहाँ पे चल रही अच्छा, बाकी सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, 3 और सीटें ये। भारतीय जनता पार्टी की राजभूषण तीनों। चौधरी मुजफ्फर। तो आप 5 दे रहे हैं बिहार की बीजेपी को, हम सभी लोग। मुझे लग रहा है सर मुजफ्फरपुर में फाइट रहेगी कि जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे उनका टिकट कट गया था, अजय कुमार निषाद का, तो वो चले गए कांग्रेस में। दबदबा रहा है, 25 साल से उनके परिवार का उस वही सीट पर लड़ रहे दबदबा रहा है, वही लड़ रहे हैं। 10 साल सांसद तो, हाँ, तो वो एक दबदबा वाली सीट है, वहां बहुत आसान नहीं है। मतलब चलिए व्यूअर्स, हमने उत्तर प्रदेश और बिहार 14 + 5 19 सीटों की चर्चा कर ली है। इसमें से एक सीट रायबरेली की जो सीट है, और उसी पर हमारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ बीजेपी जो है वहां पर पिछड़ सकती है राहुल गांधी से, वरना बाकी जो है 18 सीटों पर बीजेपी के समीकरण ठीक दिखाई दे रहे हैं।